नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर नजारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पर। डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े कि ये बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर कि आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे एक सेकंड के अंदर अंदर, और जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दौड़ते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जीव थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा तक इन्होंने धरती पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से ये पूरी धरती से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर शब्द का ओरिजिन एक्चुअली में ग्रीक से हुआ था दोस्तों। ये बनता है डीनियोस प्लस सोरस शब्दों से। डीनियोस का मतलब टेरिबल, सोरस का मतलब लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी एक भयानक छिपकली, लिटरली यही मतलब होता है डायनासोर शब्द का। इसे पहली बार सिर्फ साल 1841 में ही यूज किया गया था, क्योंकि वही समय था जब पहली बार एक डायनासोर का फॉसिल पाया गया। रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायनासोर शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। और उस समय में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि डायनासोर्स क्या होते थे, कैसे दिखते थे। तो शुरुआत में जो ड्राइंग्स बनाई गई थी कि डायनासोर्स कैसे दिखते होंगे, वो काफी अलग दिखती थी आज के कंपैरिजन में। मेगालोसोरस पहले डायनासोर्स के फॉसिल्स में से था जो पाया गया। इसकी पहली ड्राइंग्स देखिए कैसी हैं। कई दशकों बाद जैसे जैसे रिसर्चर्स को और जानकारी पता चली इनके बारे में, तो इन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मॉडिफाई किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी। और आज के दिन की डिपिक्शंस कुछ ऐसी हैं। आज के दिन 10,000 से ज्यादा डायनासोर के फॉसिल्स खोज कर निकाले जा चुके हैं दुनिया भर में पेलियंटोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें कि 900 अलग अलग डायनासोर की स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया है। आपको सोचकर लगे कि और कितना खोद कर नई चीजें हम खोज सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साल 2003 से लेकर 2022 तक ऑन एवरेज हर साल 45 नई स्पीशीज पाई जाती हैं डायनासोर्स। तो पेलियंटोलॉजिस्ट का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये फोटोज देखिए पिछले साल 2021 में जो नए डायनासोर्स की स्पीशीज डिस्कवर करी गई। इनमें से ये देखिए चिली में पाया गया एक बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का डायनासोर, जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड टाइप का वेपन लगा है और जिसके मुंह पर एक चोंच है। इसे नाम दिया गया स्टेगोरोस एलेनगासन। ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं आज के दिन डायनासोर्स के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि पहला डायनासोर अराउंड 230 टू 240 मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज किया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल हमें मिला है वो 231.4 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये अफ्रीका में मिला था। उस समय जो धरती का हाल था आज के कंपैरिजन में वो बहुत बहुत अलग था। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उस समय ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पैंजिया। साइंटिस्ट का अनुमान है ये पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इसमें जो अलग अलग आज के दिन के कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहां पर थे एग्जैक्टली, आप वो भी देख सकते हैं। इस समय पर धरती का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था, ड्राई और एरिड था और बहुत कम बारिश होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्राइएसिक पीरियड। एक ऐसा समय जहां पर डायनासोर्स इमर्ज करने शुरू हुए थे। डायनासोर्स धीरे धीरे धरती पर आने लगे थे एवोल्यूशन के जरिए। इस समय पर जो डायनासोर्स आए वो वैसे नहीं थे जैसा आप डायनासोर्स को इमेजिन करते हो, वो बल्कि बहुत छोटे थे साइज में। जो सबसे कॉमन डायनासोर्स थे इस समय पर, उनका आमतौर पर साइज सिर्फ 2 मीटर का होता था। फॉर एग्जाम्पल ईओरैप्टर एक ऐसा डायनासोर है जो इस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, और इनफैक्ट इस डायनासोर्स को बाकी सारे डायनासोर्स का एंसेस्टर भी बताया जाता है। इस समय पर जो डोमिनेंट जानवर जमीन पर दिख रहे थे वो एक्चुअली में बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे। इनमें से कुछ रेप्टाइल्स बड़े ही क्यूट दिखते थे, जैसे कि ये वाला जिसे सारे टर्टल्स का एंसेस्टर बताया जाता है। अब टाइम में आगे चले तो हुआ क्या कि धरती धीरे धीरे बदलने लगी। करीब 201 मिलियन ईयर्स पहले ट्राइएसिक पीरियड खत्म हुआ, जब अचानक से धरती का क्लाइमेट बदल गया। ये जो पैंजिया था ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। जब मैं अचानक शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दिन में ही हो गया। अचानक शब्द रिलेटिवली यूज कर रहा हूं मैं। अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स का हम टाइम स्केल देख रहे हैं तो कुछ हजारों सालों में ग्रेजुअली हुई। इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आने लगे।
इस क्रैक्स में बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए, बहुत सारे ज्वालामुखी फटे, जिसकी वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इसकी वजह से बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसॉल्स जाकर एटमॉस्फेयर में मिले तो उससे सनलाइट ब्लॉक हुई और उसके बाद कूलिंग हो गई। ओशंस की एसिडिफिकेशन भी होने लगी जब ये कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जाकर पानी में मिल गए। समुद्र में पानी की जो एसिडिटी थी वो बढ़ गई। तो हुआ क्या कि बड़ी तेजी से क्लाइमेट चेंज होने लगा और जो एनिमल्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। ज्यादातर रेप्टाइल्स और बाकी स्पीशीज उस वक्त कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, तो वो टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो डायनासोर्स थे वो वार्म ब्लडेड थे, इंसानों की तरह। डायनासोर्स के लिए टेम्परेचर चेंज टॉलरेट करना आसान रहा। करीब 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक इरप्शंस चलती रही, क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बाकी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए और धरती पर बचे मेनली डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। और जैसा मैंने कहा, इसके बाद से ट्राइएसिक पीरियड खत्म हो जाता है और जुरासिक पीरियड शुरू होता है। अगर ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है तो हाँ दोस्तों, ये वही नाम है। जुरासिक पार्क की फिल्मों ने जिस नाम का इस्तेमाल किया, उन्होंने जुरासिक शब्द को इस जुरासिक पीरियड से ही लिया। तो ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस समय के बीच डायनासोर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज उभर कर निकलते हैं धरती पर और एवोल्यूशन के चलते इनमें से कईयों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटैनोसोरस जो करीब 160 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थे, एक का वजन 15,000 किलो होता था और लेंथ में 15 मीटर्स तक हो सकते थे ये। कुछ और आइकॉनिक डायनासोर्स जो इस समय पर थे, ब्रोंटोसोरस, ब्राकियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर्ड डायनासोर्स में से था आर्कियोप्टेरक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी समय में जो हमारा पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट्स, जिन्हें हमने नाम दिया है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब जुरासिक पार्क की फिल्मों की वजह से ही दोस्तों जुरासिक पीरियड को सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन सही मायनों में जो इससे अगला पीरियड आया वही पीरियड था जहां पर डायनासोर्स के अच्छे दिन आए, द क्रिटेशियस पीरियड। क्योंकि यही समय था जब डायनासोर्स की डाइवर्सिटी में हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला। बहुत से नए प्रकार के डायनासोर्स यहां पर आने लगे। टीरेक्स जो फिल्मों में दिखाए जाने वाला शायद से सबसे फेमस डायनासोर, ये एक्चुअली में क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था। ये अपनी डोमिनेंस पर क्रिटेशियस पीरियड के एंड में ही पहुंचा था, 65 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 68 मिलियन ईयर्स अगो तक। हालांकि रिसर्चर्स के बीच में चर्चा का इशू है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि टीरेक्स एक्चुअली में जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बड़ी आयरॉनिक बात है कि जुरासिक पार्क नाम से फिल्म बनाई है और टीरेक्स को यहाँ इसके लोगो पर दिखा रखा है। क्रिटेशियस पीरियड एक्चुअली में सबसे लंबा समय था डायनासोर्स के एरा में। 145 मिलियन ईयर्स पहले शुरू होता है और 65 मिलियन ईयर्स पहले तक ये चलता है। जो 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये भी ब्रेकअप होने शुरू होते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ आज जैसा सा दिखने लगता है। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स भी इस समय पर पैदा होते हैं। जो तापमान है धरती का वो भी ज़्यादा गर्म रहता है पिछले पीरियड्स के कंपैरिजन में। सी लेवल्स ऊपर रहते हैं और ऑलमोस्ट हर तरीके के डायनासोर जो आप इमेजिन कर सकते हो वो इस समय एग्जिस्ट करते हैं। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, बड़े बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स, बड़े खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटैनोसोर्स जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से था, अर्जेंटीनोसोरस जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो 40 फीट लंबा होता था और जिसे एपेक्स प्रेडेटर माना जाता था अपने समय का। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली किन्हीं भी जानवरों से अगर आप कंपेयर करो तो। एक फन फैक्ट यहाँ पर, घास जो है, ग्रास की एवोल्यूशन सिर्फ 70 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई। तो अभी तक जितनी भी कहानी मैं आपको सुनाने लग रहा था उसमें ये मत इमेजिन करना कि धरती पर घास उग रही थी, बाकी और तरीके के प्लांट्स हुआ करते थे। और टीरेक्स और ट्राइसेराटोप्स 68 मिलियन ईयर्स पहले उनकी एवोल्यूशन हुई। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? जो टीरेक्स डायनासोर था, आज के दिन हम उससे ज्यादा करीब हैं एज कंपेयर टू जुरासिक पीरियड से टीरेक्स डायनासोर। क्योंकि जुरासिक पीरियड और टीरेक्स के बीच में 80 मिलियन ईयर्स का फर्क है और हमारे बीच में और टीरेक्स में सिर्फ 68 मिलियन ईयर्स का फर्क है। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर्स जो इस वक्त एग्जिस्ट करते थे, ऑर्निथोमिमिड्स। ये ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखते थे और सबसे तेज डायनासोर्स में से होते थे। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकते थे। और दौड़ने की जगह अगर उड़ने की बात करी जाए, जो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर था, केटज़ेल्कोएटलस, इसका विंग स्पैन 10 से 11 मीटर तक होता था।
तो जैसा आप देख सकते हो डायनासोर्स के लिए पीरियड सबसे अच्छा था। क्लाइमेट इन्हें फेवर कर रहा था, नई नई स्पीशीज की एवोल्यूशन होने लग रही थी और कोई और एनिमल की स्पीशीज नहीं थी जो इनसे compete कर पाए। तो ये बड़े आराम से धरती पर राज कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था अंटिल एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे हमेशा के लिए डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं धरती से। एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था रफली, धरती की तरफ तेजी से उड़कर आता है और धरती से टकरा जाता है। यह होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले और यही एस्ट्रॉयड स्ट्राइक क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देती है। इस एस्ट्रॉयड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा तेज। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये धरती पर मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराता है। ये वही जगह है जहां पर कई मिलियन सालों बाद जाकर मायन ट्राइब्स उभर के आती हैं और चिचेन इत्जा जैसे हिस्टोरिकल वंडर्स बनाती हैं। वैसे इस युकाटान पेनिनसुला को मैंने अपने व्लॉग्स में भी एक्सप्लोर किया था, अगर आप चाहें तो व्लॉग्स देख सकते हैं इस जगह के जाकर, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो होता क्या है, जब ये एस्ट्रॉयड इस जगह पर टकराता है एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायमीटर में। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी आमतौर पर 100 टेराटन्स TNT से रिलीज होगी, या फिर अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करोगे तो उन एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी। इतना बड़ा धमाका है ये कि इसके आसपास जो भी कुछ था पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जो जमीन थी वो बहुत गर्म हो जाती है और ये हॉट डस्ट एक्चुअली में बारिश की तरह बरसता है बाकी एरियाज पर। पूरी धरती पर जो तापमान था वो कई घंटे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई डिग्री सेल्सियस। इस एरिया की हजारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं इस गर्मी से। माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स सरवाइव कर पाए इस इनिशियल ब्लास्ट के इम्पैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ ली, या फिर पानी के अंदर चले गए वो छुपने के लिए, या फिर केव्स के अंदर घुस गए, या बड़ी बड़ी ट्री ट्रंक्स के अंदर घुस गए। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव आती है, हीट पल्स आती है, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं जंगलों पर, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं। इमीडिएटली कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। इमेजिन कर सकते हो 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी। वोल्केनिक इरप्शंस दोबारा से देखने को मिलती हैं, एसिड रेन टपकती है और भूकंप आने लगते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स से बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि धरती की दूसरी तरफ जहां पर इम्पैक्ट हुआ है वहां पर तो कुछ जानवर सरवाइव कर पाए होंगे ना, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी वजह से पूरी धरती पर से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है अगले 1 साल के लिए। प्लैनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। अनुमान लगाया जाता है कि अगले 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर्स धरती पर थे, जिससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। और क्योंकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी तो फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स मरते हैं। प्लांट्स के मरने से हर्बीवोर्स जो जानवर थे उनके पास कोई खाना नहीं, वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से कार्निवोर्स जो एनिमल्स थे उनके पास कोई खाना नहीं, फिर वो मर जाते हैं। एक चेन रिएक्शन यहां पर होता है। जो इकलौते जानवर जिंदा बच पाते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस से वो छोटे ओमनीवोरस एनिमल्स थे, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियां, टर्टल्स और कुछ चिड़ियां। ये जानवर इसलिए जिंदा बच पाते हैं क्योंकि ये स्कैवेंजर्स की तरह भी सरवाइव कर सकते हैं। जो मरे हुए डायनासोर्स हैं, कुछ फंगस उग रही है कहीं जमीन पर, जो डीकेइंग प्लांट मैटर है उसी को ही खाने की तरह खा लिया। छोटे जानवरों को एक लंबा समय मिल पाता है जिंदा बचे रहने के लिए। एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट ने कई कार्बोनेट रॉक्स को भी तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फर एक बार फिर से एटमॉस्फेयर में जाते हैं और अगले कई हजारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो काफी रिड्यूस्ड रहती है, नॉर्मल मात्रा में नहीं होती वो। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली एसिड रेन चलती रहती है कई हजारों सालों तक। जब न्यूक्लियर विंटर का अंत होता है, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट था वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, सनलाइट फिर से आने लगती है प्लैनेट पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुकी है। इसकी वजह से इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो सोचकर देखो दोस्तों, एक एस्ट्रॉयड ने धरती का अगले हजारों सालों तक का इतिहास बदल डाला। कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम इग्नोर कर दें तो एक भी 4 लेगेड क्रीचर जिसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा था वो इस इवेंट को सरवाइव नहीं कर पाया। सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और उनके साथ साथ धरती पर रहने वाली जितनी भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज थी 75% से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो गई।
इसी पॉइंट पर दोस्तों क्रिटेशियस पीरियड का अंत होता है और अगले एरा की शुरुआत होती है जिसे हम नाम देते हैं पेलियोजीन पीरियड। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब खत्म हो गया हो, ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है बाकी बची हुई जानवरों की स्पीशीज के लिए। जो धरती के महाराजा थे डायनासोर्स, वो खत्म हो गए, तो बाकी एनिमल्स के लिए ये मौका है उभर कर आने का, धरती पर राज करने का। इंसानों को तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहिए इस एस्ट्रॉयड का, क्योंकि मैमल्स को एक बड़ा अच्छा मौका मिल पाया एवोल्यूशन का डायनासोर्स के जाने के बाद। जो गैप यहाँ पर फूड चेन में डायनासोर्स ने छोड़ा, उसे फिल इन किया कई मैमल्स ने। इस पीरियड में हमें एवोल्यूशन देखने को मिली घोड़ों की, वेल्स की, चमगादड़ों की, प्राइमेट्स की, कई स्नेक्स और छोटी छोटी छिपकलियां भी यहीं पर इमर्ज होनी शुरू हुई। इकलौते ग्रुप ऑफ डायनासोर्स जो जिंदा बच पाए वो एक्चुअली में फ्लाइंग डायनासोर्स थे, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व किए और एवोल्यूशन के बाद वो चिड़िया बन गए। सही सुना आपने, आज के दिन जिन चिड़ियाओं को आप आसमान में देखते हो वो उड़ने वाले डायनासोर्स उन्हीं के ही एंसेस्टर्स हैं। ज्यादातर स्टडीज ने कंफर्म किया है कि बर्ड्स सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं एज डायनासोर्स। स्पेसिफिकली कहा जाए तो सबसे ज्यादा एंसेस्ट्री शेयर करी जाती है चिकन और ऑस्ट्रिचेस के द्वारा, और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि टीरेक्स इतने खतरनाक डायनासोर का जो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है आज के दिन, वो एक चिकन है, एक मुर्गी। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा एस्ट्रॉयड को लेकर कि हमें आज के दिन कैसे पता चला कि वहां पर ही एस्ट्रॉयड क्रैश किया था और 66 मिलियन ईयर्स पहले ही किया था, हमें ये डेट कैसे पता चली? इसके पीछे एविडेंस है एक बड़ी रेयर मिनरल इरिडियम नाम से। साइंटिस्ट ने पाया कि धरती पर कई जगहों पर ग्राउंड पर हमें बड़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है इरिडियम की आज के दिन। लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने धरती की एनालिसिस करी तो उन्होंने पाया कि अर्थ पर ये बहुत बहुत रेयर मिनरल है, लेकिन फिर भी हमारी जमीन पर, हमारे ग्राउंड पर काफी अबेंडेंट है ये। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में इरिडियम की बड़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। और जब साइंटिस्ट ने इस इरिडियम की डेटिंग करी तो इन्होंने इसे पाया कि ये सारा जो इरिडियम हमें मिल रहा है ये 66 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये तभी हो सकता है जब एस्ट्रॉयड धरती से आकर टकराया होगा और एस्ट्रॉयड जो पूरा ब्लास्ट हो गया उसमें मौजूद ये मिनरल चारों तरफ धरती पर फैल गई। और आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एस्ट्रॉयड का तो कहीं ना कहीं तो हमें उसका गड्ढा दिखना चाहिए ना धरती पर। तो ये बात भी सही है, लेकिन कोई चीज जो इतनी पहले हुई हो, 66 मिलियन ईयर्स पहले हुई हो, वो शायद वैसी नहीं दिखेगी जैसा आप इमेजिन करते हो, क्योंकि तब से लेकर अब तक कॉन्टिनेंट्स भी इधर उधर शिफ्ट होते रहे हैं। जो इस एस्ट्रॉयड का क्रेटर है वो आज के दिन एक्चुअली में इस युकाटान पेनिनसुला के अंदर छुप चुका है, लेकिन कई सारी अलग अलग डिगिंग एक्सपीडिशंस करी गई थी जिसने प्रूव किया है कि ये हाँ एक्चुअली में हुआ था और इसी जगह पर हुआ था। नक्शे पर जाके देखोगे तो एग्जैक्टली इसकी लोकेशन यहाँ पर है, आधा पानी के अंदर है समुद्र के नीचे और आधा जमीन के नीचे। एक रियल वर्ल्ड इंपैक्ट जो आज के दिन इसका देखने को मिलता है वो है मेक्सिको के इस एरिया में ये सिनोटेस। बड़े ही सुंदर दिखने वाली ये सिंक होल्स जिनमें एक पैटर्न दिखाई देता है जो क्रेटर बना एस्ट्रॉइड से। ये सारे सिनोटेस एक्चुअली में एक रिंग फॉर्मेशन में दिखते हैं उस क्रेटर के चारों तरफ। आज के दिन ये एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर आप स्विमिंग करने भी जा सकते हैं इन सिनोटेस के अंदर। और कुल मिलाकर ये सारे सिनोटेस एक्चुअली में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड केव सिस्टम बनाते हैं। इस एस्ट्रॉइड स्ट्राइक की एक कमाल की कहानी सुनकर एक चीज आपके दिमाग में शायद आ रही हो, क्या हो अगर आज के दिन ऐसा एस्ट्रॉइड आ जाए और धरती से टकरा जाए, इंसान भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे क्या? ये चीज डेफिनेटली एक खतरा है। जो एस्ट्रॉइड्स धरती से टकरा सकते हैं आने वाले टाइम में उन्हें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। नासा और कई स्पेस एजेंसी सारे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करने लग रही है और देख रही है कि उनका पाथ कहां धरती के साथ जाकर मिले। एज ऑफ अप्रैल 2022 28,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनमें से 800 से ज्यादा ऐसे हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। बड़ा ही डरावना नंबर है, इतने सारे एस्ट्रॉइड्स जो धरती से आकर पोटेंशियली टकरा सकते हैं। लेकिन आज के दिन शायद इतना डरने की बात नहीं है इनसे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि हम इनके पाथ को क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कहां पर जाने वाले हैं। हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या चांसेस है कि धरती से एक्चुअली में टकराएंगे, और अगर ये टकराने के पाथ पर हों तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
इसी को लेकर नासा ने डार्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया था 2021 में। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इनका प्लान था कि एक स्पेसक्राफ्ट को ले जाएंगे और एस्ट्रॉयड से टकराएंगे ताकि एस्ट्रॉयड का पाथ बदला जा सके, और अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा एस्ट्रॉयड हो जो धरती से आकर टकराने वाला हो तो हम उसका पाथ ही बदल डालें। सुनकर बड़ी साइंस फिक्शन चीज लगेगी, लेकिन ये आइडिया ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। सितंबर 2022 में इसका एक टेस्ट किया गया था एक ऐसे एस्ट्रॉयड के साथ जो धरती के पाथ में नहीं आ रहा था। इन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजा, नासा वालों ने उससे टकराया और उसका पाथ बदल डाला। तो उस एस्ट्रॉयड के साथ ये कर लिया, तो आने वाले फ्यूचर में जो एस्ट्रॉयड्स होंगे उनके साथ भी यही करा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरे की बिल्कुल ही कोई बात नहीं है। खतरा यहाँ पर एक्चुअली में खुद इंसानों से है। इस एस्ट्रॉयड स्ट्राइक जिसने डायनासोर को मारा, इसे 5th एक्सटिंक्शन इवेंट बताया जाता है अर्थ की हिस्ट्री में। और इसके बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि जो 6th एक्सटिंक्शन इवेंट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये किसी वोल्केनो या एस्ट्रॉयड की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। इसे नाम दिया गया है होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट। पिछले 100-200 सालों में इतने भारी स्केल पर हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिला। इतनी तेजी से अलग अलग जानवरों के स्पीशीज, प्लांट्स के स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इंसानों की वजह से, कि बायोलॉजिस्ट ने इसे मास एक्सटिंक्शन का दर्जा दिया है। इंसानों के द्वारा जो जंगलों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन फैलाया जा रहा है समुद्र में, हवा में, इसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का करंट रेट है ये 100 से 1000 गुना ज्यादा है जो नॉर्मल रेट होना चाहिए उससे। आज के दिन जो जानवर एग्जिस्ट करते हैं उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कई हजारों मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आज के दिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं या ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंसानों की वजह से। इस तबाही को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीटिंग बुलाई गई जापान में साल 2010 में। 20 बायोडाइवर्सिटी के टारगेट सेट किए गए थे 2020 तक जो अचीव करने थे। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 इनमें से पार्शियली अचीव किए गए हैं। जनवरी 2020 में एक नया पेरिस स्टाइल प्लान बनाया गया बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम कोलैप्स को रोकने के लिए, जिसकी डेडलाइन रखी गई 2030। इसका पर्पस कि आज के दिन धरती के जो जमीन है और जो ओशंस हैं, करीब 30% एरिया को प्रोटेक्टेड का दर्जा दे देना। जो पोल्यूशन हमारे द्वारा फैलाई जा रही है उसे कम से कम 50% कम कर देना। और साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि जो एक्सटिंक्शंस होने लग रही हैं उन्हें 20 एक्सटिंक्शंस पर ईयर से कम तक रखना। आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये टारगेट्स कितने मीट किए जाते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, ये करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज आज के दिन भी एक्सटिंक्ट हो गए उसी तरीके से जैसे पिछले एक्सटिंक्शन इवेंट्स में हुए हैं, तो इंसानों का भी जिंदा बचा रहना शायद पॉसिबल ना हो पाए। और इंसानों की बात करी जाए तो इंसानों का ओरिजिन सिर्फ 3 लाख साल पहले हुआ था अफ्रीका में, ये कैलकुलेट किया जाता है। और इसे आप डायनासोर से कंपेयर करो जो 174 मिलियन ईयर्स तक धरती पर बने रहे, डोमिनेंट रहे। कहां 3 लाख साल से हम जिंदा है और कहां वो 174 मिलियन ईयर्स तक रहे थे। इंसानों के कंपैरिजन में 600 गुना ज्यादा। क्या लगता है आपको, क्या इंसान डायनासोर्स का रिकॉर्ड बीट कर पाएंगे, या फिर इंसानों का एक्सटिंक्शन 1 मिलियन ईयर्स से पहले ही हो जाएगा? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी क्या राय है। ऑब्वियसली इसका सही जवाब उस पर डिपेंड करेगा कि हम सब लोग मिलकर कितना काम करते हैं इस धरती को बचाने में। वीडियो पसंद आया यहाँ क्लिक करके और ऐसे ही हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं, साइंस रिलेटेड टॉपिक्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।